सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट तैयार कर दे रहे हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव और मैप वर्क रहेगा। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। आपका काम है कि इसको अपने कॉपी में नोट करके खूब अच्छे से याद कर लीजिए और जो सब्जेक्टिव सवाल है उसे लिखकर प्रैक्टिस भी कीजिए। इस तरह के कई सारे सेट आपको उपलब्ध करा देंगे ताकि एग्जाम आते आते आपकी तैयारी पूरी तौर पे अच्छी तरीके से हो जाए। अभी कम से कम 5 या 6 महीने बाकी हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप शुरू से ही खूब अच्छे तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दें ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। आज का हमारा पहला सवाल है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का। देखिए, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ये दो देश हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। दूसरा सवाल है, बंगाल विभाजन 1905 किस समय गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल जो है ये एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि चूंकि ये बहुत बड़ा प्रांत है इसलिए यहाँ शासन करने में हमें दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग बंगाल को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लेकिन वास्तविक में इसका कारण कुछ और था। देश में जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसका मुख्य केंद्र था बंगाल, और अंग्रेजों को ये लग रहा था कि बंगाल को विभाजित करके ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन गति पकड़ रही है इसको हम लोग कमजोर कर देंगे। साथ ही साथ पूर्वी बंगाल चूंकि मुस्लिम एरिया था और पश्चिमी बंगाल हिंदू एरिया, उन्हें ये भी लगा कि इसको विभाजित करके हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा दें हम, जिससे इनकी एकता जो है कमजोर पड़ जाए और जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो कमजोर हो जाए। हमारा तीसरा सवाल है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किसने किया था? आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी पे जो आदिवासी समुदाय था उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और उनका नेतृत्व किए थे अल्लरू सीताराम राजू। ये आंदोलन 1922 में स्टार्ट हुआ और 1924 में सीताराम राजू को फांसी दे दी गई थी। फिर धीरे धीरे आंदोलन कमजोर पड़ गया। अच्छा, इस आंदोलन को हम लोग इतिहास में रंपाओं का विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, इसको आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई? देखिए, ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ये हुआ था 1945 में। 1945 में उस समय दो महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक, इन दोनों की स्थापना की गई थी। अगला सवाल कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? देखिए, देश में बाघों की आबादी जिस तरह से घट रही थी तो सरकार ने उस ओर ध्यान देने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि टाइगर जो है यानी बाघ को सुरक्षित किया जा सके। ये योजना शुरू हुई थी 1973 में। अगला सवाल है कि बेल्जियम में कौन सी दो मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं? देखिए, बेल्जियम में डच और फ्रेंच ये दो मुख्य भाषाएं बोली जाती थी। अगला सवाल है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम। अगला सवाल है हमारा कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला में। अगला सवाल है कि राजनीतिक दल के कितने घटक हैं? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में ये 3 प्रमुख लोग हैं। पहला है नेता, दूसरे होते हैं सक्रिय सदस्य, जो किसी भी पार्टी में कहीं भी अगर उन्हें जरूरत है तो पार्टी उन्हें बुला सकती है। कहीं मीटिंग है तो ये सारे लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे।
और तीसरे लोग होते हैं समर्थक या अनुयायी। समर्थक मतलब वो पार्टी को पसंद तो करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पार्टी की जितनी सम्मेलन हो वहां पे वो शामिल हो सके। ठीक। तो राजनीतिक दल के कितने घटक है? 3, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। अगला सवाल है कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये यूएनडीपी जो है यही जारी करती है मानव विकास सूचकांक। ये भी ध्यान में रखिएगा, आगे एक सवाल भी है। मानव विकास सूचकांक। अब देखिए ये नीचे में जो है, ये जो हिंदी में जो प्रश्न किए गए हैं उन्हीं का इंग्लिश है ये। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो वो इससे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। हमारा अगला सवाल है कि 1804 की नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता की मुख्य विशेषताएं बताएं। देखिए नेपोलियन जो है वो 1804 में फ्रांस का शासक बन गया, और फ्रांस के शासक बनने के बाद नेपोलियन ने वहाँ की जो पुरानी कानून व्यवस्था थी उसमें सुधार किया और अपनी एक नई संहिता तैयार की, जिसे हम लोग कहते हैं नेपोलियन संहिता। और इस संहिता की कुछ प्रमुख बातें हैं जिसे आपको याद रखना है। जैसे पहला क्या था? जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। देखिए फ्रांस की क्रांति जब आप पढ़े होंगे तो उसमें हमने देखा था कि फ्रांसीसी समाज जो है 3 भागों में डिवाइड था, पादरी, कुलीन और सामान्य वर्ग। तो ये जो पादरी और कुलीन वर्ग था ये सब जन्म पे आधारित ही था। तो नेपोलियन ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। दूसरा उसने क्या किया? सामंती व्यवस्था को खत्म किया। पहला तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी, दूसरा सामंती व्यवस्था को उसने खत्म कर दिया, तीसरा किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दे दी। किसानों से पहले जो ये सामंत थे ये जबरदस्ती काम लेते थे और उन्हें कई तरह के शुल्क अदा करने के लिए मजबूर करते थे। तो नेपोलियन ने इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। चौथा क्या है? कानून के सामने समानता, यानी जो नेपोलियन ने कानून बनाया उसकी नज़र में सारी जनता जो है वो समान है, और साथ ही साथ जो संपत्ति का अधिकार है उसे सुरक्षित कर दिया गया। अगला पॉइंट क्या है कि पहले के जटिल और खंडित कानूनों को एक सुसंगत और व्यवस्थित दस्तावेज में एकीकृत किया गया। देखिए पहले के जो फ्रांसीसी कानून थे वो काफ़ी जटिल थे, इसलिए इसने क्या किया कि उन कानूनों को हटाकर नए कानून लागू किए और उन्हें इतना सुलभ बना दिया ताकि वो कानून सबको समझ हो जाए और उसे लागू करना भी काफ़ी आसान हो जाए। अगला पॉइंट क्या है? शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। श्रेणी संघों का जो नियंत्रण था उसे इसने खत्म कर दिया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आप याद रखिए। अगला सवाल है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के कोई 3 उपाय बताएं। देखिए मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है जिससे मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आखिर में इसे कैसे खत्म किया जाए? देखिए मृदा अपरदन चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में काफ़ी ढलान है तो वहाँ पे और ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें बड़े पैमाने पर वन लगाने होंगे। वन लगाने से क्या होगा कि चूंकि जो पौधे हैं उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं और वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिसके कारण अगर मान लीजिए बारिश हुआ तो मिट्टी वहाँ से नीचे की ओर नहीं जाएगा। दूसरा क्या करें हम कि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करें। ये ऐसे करके जो खेती होती है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक चौड़ा पट्टी बन गया, अगर ऊपर से पानी से अगर मिट्टी कट भी रहा है तो इस चौड़े पट्टी पे आकर रुक जाएगा, अगर इससे भी नीचे गया तो यहाँ आकर रुक जाएगा। तो इस तरह से मृदा अपरदन कम होगा। अगला हमें क्या करना है? पेड़ों की एक रक्षक मेखला का निर्माण करना है। देखिए रक्षक मेखला मतलब जैसे यहाँ पे आप पेड़ लगा दिए, फिर ये जमीन है खेती की, फिर यहाँ आप पेड़ लगा दिए, फिर ये जमीन है। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए मिट्टी अपरदित भी हो रही है तो ये जो पौधे हैं इसको रोक देंगे, फिर अगर यहाँ से भी निकल गया तो ये पौधे हैं इसे रोकेंगे। इस तरह से मृदा अपरदन कम हो जाएगा। ठीक, ये 3 प्रमुख जो उपाय है इसे आप ध्यान में रखिए। अब अगला सवाल है कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता के संबंध में युक्तिपरक और नैतिक तर्क दे। देखिए सत्ता में साझेदारी के युक्तिपरक तर्क में हम क्या क्या रख सकते हैं? देखिए सत्ता में साझेदारी अगर हम समाज के सभी वर्ग को साथ में लेकर चलेंगे, सबको सत्ता में भागीदार बनाएंगे
तो इससे क्या होगा कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव की संभावना कम हो जाएगी। तो पहला तो यही फायदा है भाई। दूसरा क्या है कि जब सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे या सरकार में शामिल हो जाएंगे तो जो भी राजनीतिक व्यवस्था हम बनाएंगे वो काफी लंबे समय तक वो टिका रह सकता है। ये थे इसके युक्तिपरक तर्क। सत्ता में साझेदारी के नैतिक तर्क अब हम देख लें। देखिए, कोई भी देश अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र तभी सफल है जब हम उस देश के सभी नागरिकों का सम्मान करें, चाहे उसकी आबादी कम हो या उसकी आबादी ज्यादा हो। देखिए, सत्ता में अगर हम सबको भागीदार बनाएंगे तभी जाके हमारी लोकतंत्र सफल होगी। तो पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि सत्ता में साझेदारी से, देखिए जब सत्ता में हम सबको साझेदार बनाते हैं तो सरकार जो भी बनेगी उसमें समाज के सभी वर्ग को ये लगेगा कि ये सरकार हमारी है, और उससे सरकार की जो वैधता है उसको मजबूती मिलती है, और सबको ये लगता है कि सरकार जो कह रही है उस काम को हमें करना है, तभी जाके वो सरकार सफल हो पाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक और विश्व विकास सूचकांक में क्या अंतर है। देखिए, मानव विकास सूचकांक और विश्व विकास सूचकांक, पहला अंतर हम क्या दिखाएंगे कि जो मानव विकास सूचकांक है ये जारी करता है यूएनडीपी, और जो विश्व विकास सूचकांक है ये जारी करता है विश्व बैंक। पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर क्या है भाई कि देखिए, जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है उसमें 3 बातों पर ध्यान रखा जाता है। क्या क्या? पहला तो प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा यानी कोई व्यक्ति कितने वर्ष तक जिंदा रहता है, और तीसरा साक्षरता दर। यानी इन 3 बातों को ध्यान में रख के ही मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है। साक्षरता दर जो है भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक के बच्चों पे निकाला जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जबकि विश्व विकास सूचकांक जो जारी की जाती है उसमें मात्र एक मापदंड है, और वो मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक में 3 मापदंड है, जबकि विश्व विकास सूचकांक में सिर्फ एक मापदंड है, और वो है प्रति व्यक्ति आय। हमारा अगला सवाल है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। यानी जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है। देखिए, पहली तो रोजगार की सुरक्षा। संगठित क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजगार की सुरक्षा है, जबकि असंगठित क्षेत्र यानी जो छोटे मोटे काम लोग कर रहे हैं वहां पर रोजगार की अनिश्चितता बनी रहती है। आज आप रोजगार में हैं, हो सकता है कल आप वहां से निकल जाए। दूसरा अंतर है एक वेतन का। देखिए, संगठित क्षेत्र में एक निश्चित वेतन आपको मिलेगा, हमेशा समय समय पर उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कम वेतन दिया जाता। तीसरा क्या है भाई? काम के घंटे। देखिए, जो भी संगठित क्षेत्र है वहां पे जो भी आपकी जॉब है वहां पे काम के घंटे फिक्स हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। वो मालिक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कब बुला दे और कब आपको छोड़े। चौथा क्या है कि संगठित क्षेत्र में कार्य की बेहतर परिस्थितियां हमें मिलती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में चूंकि छोटा मोटा काम है वो, तो वहां पे आप चाहिएगा कि बहुत अच्छी बेहतर परिस्थितियां हमें मिल जाएं, तो ऐसी संभव नहीं हो पाती है। अच्छा, पांचवा क्या डिफरेंस है दोनों में? संगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी योजनाओं का लाभ है वो मिलता है, जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल है, आपको समय समय पर छुट्टी है, ये आपको मिलता रहेगा। जबकि असंगठित क्षेत्र में आपको कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। ये सब मालिक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको छुट्टी दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये है संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, मान लीजिए आप सरकारी जॉब में जो लोग हैं, या बैंकिंग है, या कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं। और असंगठित क्षेत्र मतलब छोटे मोटे स्तर पे, जैसे कोई दवा की दुकान पे काम कर रहा है, कोई ठेला रिक्शा चला रहा है, इस तरह के काम। ठीक, तो दोनों में हम डिफरेंस दिखा देंगे। देखिए, अगला हमारा सवाल है कि रॉलेट एक्ट क्या है। देखिए, ये जो रॉलेट एक्ट है, ये जब आप भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। देखिए, मार्च 1919 में एक अंग्रेज अधिकारी थे सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी से कहा गया कि भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी रोकथाम के लिए कोई ऐसे कानून बनाया जाए ताकि उस पर रोकथाम लग सके। तो उनकी सुझाव पे जो कानून बनाया गया उसी को हम लोग अपने इतिहास में जानते हैं रॉलेट एक्ट के नाम से। चूंकि इसका नाम रॉलेट एक्ट इसलिए पड़ा चूंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सिडनी रॉलेट। देखिए, इस जो कानून बना उसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। देखिए, कानून तो बन गया, लेकिन इस कानून के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें केवल शक के आधार पे, आपने अपराध किया नहीं किया अभी फिक्स नहीं है, लेकिन अगर केवल शक है तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और 2 सालों तक आपको जमानत नहीं दिया जाएगा।
यानी कि कम से कम 2 साल आपको जेल में रखा जाए। ये चूंकि काफी कठोर कानून था, इसलिए इसे कहा गया काला कानून। और गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में अप्रैल 1919 में हुआ कि अब एक बड़े आंदोलन किया जाए इस कानून के विरोध में। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आज के डेट में अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, फिर मजिस्ट्रेट के पास आपका वकील जाएगा, मजिस्ट्रेट से अपील करेगा, फिर अपनी दलील रखेगा कि भाई ये बात सही है या गलत है। लेकिन इस कानून में ये कह दिया गया कि 2 साल तक आपको कोई जमानत ही नहीं मिलेगी। तो अब जब जमानत ही नहीं मिलना है तो फिर किसी जज के सामने जाना कहाँ है? तो जब जज के सामने आप गए ही नहीं तो अपील तो हुआ ही नहीं, तो यानी अपील खत्म हो गया। अच्छा, जब जज के सामने जाना ही नहीं है तो वकील साहब क्या करेंगे? तो ये भी खत्म हो गया। और जब जज के सामने गए ही नहीं तो दलील किससे दीजिएगा? यानी ये तीनों चीजें खत्म हो गई। ये एग्जाम में सवाल भी पूछा हुआ है कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट 1919। अब अगला सवाल है कि औद्योगिकरण क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, औद्योगिकरण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के जो हमारे पारंपरिक तरीके से उनसे हटके हम मशीन और कारखानों का उपयोग करने लगते हैं, जिससे क्या होगा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगेगा। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो कृषि आधारित या छोटे पैमाने की व्यवस्था से हटकर बड़े पैमाने की उत्पादन करने वाली व्यवस्था में बदल जाती है। समान अर्थ में अगर आपसे कहा जाए तो जो काम आप हाथ से करते हैं वो काम अब क्या करने लगेगा? मशीन करने लगेगा। और जब मशीन करने लगेगा तो उत्पादन जो है कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, ये है औद्योगिकरण। 18वीं सदी के मध्य में औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक, ये ब्रिटेन है। उसके बाद पूरे विश्व के अलग अलग देशों में औद्योगिकरण हुआ, नई नई फैक्ट्रियां बनी जिससे बड़े पैमाने पे उत्पादन हुआ। समाज में 2 वर्ग आए, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। ये हम आगे पढ़ेंगे किसी क्वेश्चन में। हमारा अगला सवाल मैप से संबंधित है। देखिए, मैप में हिस्ट्री में 2 नंबर का सवाल आएगा और ज्योग्राफी में 3 नंबर का सवाल, यानी टोटल 5 नंबर के सवाल हैं ये। तो मैप अगर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये 5 नंबर बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री में ये जो 8 पॉइंट है इन्हीं को आपको याद करना है और इन्हीं 8 में से 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है कि कांग्रेस अधिवेशन से 3 सवाल है। ठीक, पहला क्या है? सितंबर 1920 और फिर है दिसंबर 1920। ये ध्यान रखिएगा, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जब असहयोग आंदोलन को शुरू करना था। फिर दिसंबर 1920 जो रेगुलर कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, तो दिसंबर वाला हुआ नागपुर में। ये 2 आप याद रखिए। अच्छा, 1927 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मद्रास में। तो 3 तो कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित सवाल हो गए। फिर देखिए, जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है तो उससे पूछा हुआ है कि जालियांवाला बाग कहाँ है? तो यह है अमृतसर, पंजाब में। फिर देखिए, भारत में गांधी जी के 3 जो प्रारंभिक आंदोलन है, एक चंपारण किसान आंदोलन, ये था बिहार। फिर एक है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये है अहमदाबाद, गुजरात। फिर था खेड़ा किसान आंदोलन, ये है खेड़ा, गुजरात में। ये 3 इससे सवाल हो गए। और फिर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आप पढ़िएगा तो उसमें एक आएगा दांडी यात्रा। तो दांडी को आपको दिखाना है मैप में। यानी ये 8 ही मैप हैं जिससे आपको हिस्ट्री में 2 नंबर का मैप पूछा जाएगा। अब इन जगहों को हम मैप पे देख ले। देखिए, पहला था जालियांवाला बाग वाला, तो जालियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। फिर देखिए, गुजरात से 3 पॉइंट है, एक तो दांडी यात्रा जहाँ से हुई, फिर देखिए खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो तीनों हो गया गुजरात में। देखिए, दिसंबर 1920 का आंदोलन हुआ था नागपुर, महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो सितंबर 1920 का आंदोलन हुआ वो हुआ था कोलकाता में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सितंबर 1920। और ये था दिसंबर 1920। अब देखिए, 1927 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मद्रास में, तो ये पॉइंट है, मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। और जो चंपारण किसान आंदोलन है ये था बिहार में। तो ये आप खूब अच्छे से याद रखिए, इन्हीं में से 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से हम लोग का ये सेट तैयार हुआ पहला, जिसमें जो भी सवाल हैं उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दिया गया है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके याद कर लें। आप कॉपी में नोट तो कर ही लें, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस भी करें,
ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख सकें। चलिए, थैंक यू।